अंजलि कपूर 23 पार्क स्ट्रीट, लंदन। एक नए व्हाट्सएप ग्रुप की सूचना ने अंजलि का ध्यान खींचा। उसने अविश्वास में अपना सिर हिला दिया। क्या वो कभी कोशिश करना बंद कर देगी? नताशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उसका नाम कॉलेज फ्रेंड्स रखा था। जब समूह बनाया गया था तब अंजलि एक कार्य कॉल पर थी। यह एक धीमी गति वाली कॉल थी, जिस तरह से अंजलि को अपना डेस्क साफ करने या अपना मेलबॉक्स साफ करने की अनुमति मिली। लेकिन आज नताशा के संदेश ने अंजलि को कुदाल का काम ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसने ग्रुप इन्फो पर टैप किया। कॉलेज की तरह ही अंजलि कपूर, नताशा गुप्ता, डिम्पल डिसूजा और रिया बैनर्जी सब साथ थी। इसके बाद वे हर पल ऐसी यादें बनाने की उम्मीद में जीते थे जो जीवन भर के लिए हंसी और प्यार वापस लाए। लेकिन एक रात ने उनकी दुनिया बदल दी थी। अब उन पलों को फिर से जीकर अंजलि उदास हो गई। दूसरों को शायद कोई फर्क महसूस नहीं हुआ और इसलिए उन सभी ने समय बीतने को अपने बीच एक खाई खोदने दिया। हालांकि अंजलि की लगातार सिंगापुर यात्रा ने नताशा और उसे ला दिया था साथ में, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन दोनों से बरसों से बात नहीं की थी। फिर नताशा ने सारे नंबर कैसे निकाले? अंजलि उनके व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर्स पर क्लिक करने से खुद को नहीं रोक सकी। नताशा का डिस्प्ले पिक्चर ने सबसे पहले उनका ध्यान खींचा। उसकी हल्की भूरी आंखें उसके अब तराशे हुए चेहरे पर और अधिक गहरी लग रही थी और उसके नए केश विन्यास ने उसके प्राकृतिक श्वेतों के विपरीत कम प्रकाश डाला था। वो पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रही थी। अंजलि नताशा के अजीब व्हाट्सएप स्टेटस को देखे बिना नहीं रह सकी। जब संदेह हो, बच्चों को चुने। इसके बाद उसने रिया की प्रोफाइल तस्वीर पर क्लिक किया। इसने उसे चौंका दिया। सुंदर फैशनेबल रिया अपने व्हाट्सएप डीपी में पड़ाकू दिख रही थी। उसके बड़े काले घेरे वाले चश्मे ने उसकी प्यारी आंखों को छिपा दिया था और उसके झड़ते काले बालों को जोड़े में भर दिया था। अपने बुरे दिनों में भी रिया जैसी सुंदर महिला ऐसी नहीं दिख सकती थी। उसे इतना साधारण दिखने का प्रयास करना पड़ा। उसने अपने नए पेशे से मेल खाने के लिए निश्चित रूप से यह नया बौद्धिक रूप धारण किया था। कम से कम रिया का सेंस ऑफ ह्यूमर अभी भी नहीं बदला था। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं एक सीमित संस्करण हूँ। पिछले कुछ वर्षों में डिम्पल भी बदल गई थी। उसने बहुत वजन कम किया था और उसके लंबे अनियंत्रित कल को पिक्सी स्टाइल कट से बदल दिया गया। कार्मेले की हाईलाइट धारियां उसके गहरे काले बालों को बहुत अच्छी तरह से पूरक करती है। सूक्ष्म मेकअप की डिम्पल की पसंद ने तस्वीर में उसके सांवले रंग और उसकी तेज विशेषताओं पर जोर दिया। एक पतली सोने की चेन से लटका हुआ एक छोटा सा क्रूसी डिम्पल के बारे में परिचित था। उसका व्हाट्सएप स्टेटस आमतौर पर उदास भी था। मुझे अपने विचारों से एक ब्रेक की जरूरत है। 4 महिलाओं में से केवल अंजलि ही ऐसी थी जिसने तस्वीर अपलोड नहीं की या सेट नहीं किया। दर्जा आखिरी बार उसने एक स्पष्ट तस्वीर कब क्लिक की थी? और हाल ही में उसने किया था। आईने से भी बचने लगे। मैं बल्कि कोई और होगा, लेकिन मैं दिन का आखिरी काम खत्म हो गया और उसके मन में आत्मघृणा छा गई। अंजलि जानबूझकर खुद को घसीटते हुए अपने खाली अपार्टमेंट में ले आई। ब्रेड का सैल्मन सैंडविच आज रात उसका डिनर था। इन दिनों उसकी पाक रचनात्मकता दुकानों से एक नए प्रकार का सैंडविच लेने तक सीमित थी। सिड से अलग होने के बाद से कुछ और असंभव था। सालों तक उसने उसे भोजन योजना की चक्की से बचाया था और पिछले महीने में प्रेट अपने पति की जगह लेने आई थी। अंजलि के पास इस साल हैलोवीन के लिए कोई योजना नहीं थी, इसलिए वो एक दोस्त के साथ रहने लगी। फिर से दौड़ो और एक ठंडा सैंडविच। पिछले साल सिड की हैलोवीन पार्टी ने उसे अपने नए पड़ोस में बच्चों के साथ तुरंत हिट कर दिया था। इस साल कोई भी उसके दरवाजे पर नहीं दिखा क्योंकि उसने दरवाजे की घंटी खोल दी थी और काम में फंसने का नाटक कर रही थी। उसकी मां की पुकार ने उसके ढोंग को तोड़ दिया। अरे अंजू, सिड ने फोन किया। तुम मुझे ये सब कब बताने की योजना बना रहे थे? अंजलि ने आह भरी। सिड ने फिर से दौड़ जीत ली थी, जिम्मेदार होने की दौड़। उसे लगा कि वो अपनी सुरक्षा को कम कर दे, लेकिन अपनी मां का त्वरित विश्लेषण, गलत निष्ठाओं ने उसे उसके रास्ते में रोक दिया। हाय माँ, सिड ने आपको बताया? उसने भावनाओं को अपनी आवाज से बाहर रखते हुए पूछा। हाँ बेटा, कल मैंने एक दिन इंतजार किया। क्या मैं जानने लायक नहीं हूँ अंजू? सिड कम से कम मुझे बुलाया और मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया। उसकी मां का स्वर ठंडा और दूर का था, जिसमें क्रोध की एक अंतर्धारा थी। ये उसे पक्ष चुनने के लिए कहने का सही समय नहीं था। अंजलि को समय खरीदना पड़ा। माँ, मैं अभी तक इसके चारों ओर अपना सिर नहीं लपेट सकता। मैं इसके माध्यम से सोचना चाहता हूँ, उसने कहा। अंजू, सिड तबाह हो गया है। क्या मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि वो आपको कितना प्यार करता है? यदि आप मुझसे पूछे, आप सभी लोगों को एक साथ कुछ क्वालिटी टाइम चाहिए और चीजें वापस सामान्य हो जाएंगी। काम से कुछ समय निकालो उस पर और बच्चे पैदा करने पर ध्यान दो। ये था उसका फैसला, सिड के लिए और उसके खिलाफ। हमेशा की तरह उसकी मां ने उसका पक्ष सुनने से पहले ही अंजलि को दोषी घोषित कर दिया था। कहानी इसमें कुछ भी नया नहीं था, लेकिन इस एहसास ने उसे आधे भरे हुए घाव के दर्द की तरह जकड़ लिया। अंजलि, सिड इस सप्ताह के अंत में नई दिल्ली आ रहे हैं। आप भी क्यों नहीं आते? हम एक साथ बैठ सकते हैं और इसे सुलझा सकते हैं। वो सिड की आगामी भारत यात्रा के बारे में भूल गई थी, लेकिन कुछ नहीं था वह कर सकती थी। माँ, विलय हो गया है। मैं इस सप्ताह के अंत में काम कर रहा हूँ। मैं दिसंबर में आऊंगा। आपकी परवरिश, वे कहेंगे, जैसी माँ वैसी बेटी। अंजलि के गले में शब्द फूटे, लेकिन उसने उन्हें वापस निगल लिया। एक धागे को बाहर निकालने से पूरी टेपेस्ट्री खुल जाएगी। माँ सुनो, मेरे पास 3 मिनट में एक कॉल है। मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा, उसने कहा और कॉल समाप्त कर दी। कम से कम नुकसान के साथ उसकी मां के साथ खतरनाक कॉल खत्म हो गई थी। सभी सिड को धन्यवाद। अंजलि ने अपने मुश्किल से खाए हुए सैंडविच को कचरे के डिब्बे में डाल दिया और प्ले बटन दबा दिया। शो को फिर से शुरू करने के लिए उसकी मां के फोन कॉल ने भोजन और मनोरंजन के लिए उसकी भूख को खत्म कर दिया था। लेकिन उसने सोचा कि डिब्बाबंद हंसी घर में छाई दमनकारी चुप्पी को तोड़ने में मदद कर सकती है। उसका खाली अपार्टमेंट सिड के बिना बहुत खामोश था। उसने उसकी अनुपस्थिति को उतनी ही तीव्रता से महसूस किया जितना उसने उसकी उपस्थिति को महसूस किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोबारा उसे रोने की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई और यह वैसा ही था। हालांकि उसकी छाती धंस गई थी। अब और नहीं। आज रात वो निर्धारित ट्रैंक्विलाइजर के साथ घर आई थी। उसने एक पॉप किया और नींद में मुक्त पतन की प्रतीक्षा करने लगा। दर्द कम होने का एहसास होने पर वो किनारे पर टिक गई। वो अपने मुंह में दुस्वप्न के धात्विक स्वाद के साथ जाग गई।
अंधेरे जंगल, नम सर्दियों की रात और उसके पास आने वाली एक छाया ही पहली बार याद की गई थी, और फिर उसे सीढ़ियों से खून बहने का दृश्य याद आया, जैसे अक्टूबर की हवा के माध्यम से लाल पत्ते। जंगल में कदमों की आहट ने उसकी नींद उड़ा दी थी, या वो भी सपने का हिस्सा था। यह उसका फोन नाइट स्टैंड पर वाइब्रेट कर रहा था। अंजलि। संदेश पढ़ने के लिए आंखें मूंद ली, उसकी पलकें अब भी नींद से भारी थी। अंजलि, जानबूझकर कुछ छुपाना झूठ बोलने के समान है। चारों ओर लोग, तुम सच जानने के लायक हो। गुमनाम संदेश के लहजे ने उसके सारे ट्रैंक्विलाइजर को धो डाला। दिमाग। उसने संदेश को फिर से पढ़ा, जैसे कि यह उसके सपने की निरंतरता थी। एक झपकी और यह गायब हो जाएगा, लेकिन बात अभी भी वहां था, उसके सपने की बात के स्वाद के रूप में ठोस। अंजलि बिस्तर पर बैठ गई, प्रेषक के नंबर पर टैप किया और कॉल बटन दबा दिया। फोन स्विच ऑफ था। उसने नंबर सेव किया और व्हाट्सएप लॉन्च किया, लेकिन नंबर में व्हाट्सएप अकाउंट नहीं था। उसने फिर से नंबर डायल किया, कुछ नहीं। किसी कारण से अंजलि के मदहोश दिमाग ने गुमनाम संदेश को नताशा द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया। क्या यह महज सहयोग था, या था किसी चीज ने नताशा को सभी नंबरों को खोजने और उस समूह को बनाने के लिए प्रेरित किया? उसे अपनी शंकाओं को दूर करना पड़ा, नहीं तो वह आज रात सो नहीं पाती। भी सिंगापुर में सुबह का समय था। नताशा बाहर होनी चाहिए, दौड़ रही है अकेला। अंजलि ने अपना नंबर डायल किया और सोचा कि नताशा कैसे बदल गई है। पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह से स्वास्थ्य के प्रति सनकी, अतिरिक्त किलो वजन कम करना और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर दिखना। सुबह, महोदया, कितना अधिक वजन है? तुम हार गए, अंजलि ने पूछा। नताशा ने कहा, मैं और कितना खोना चाहती हूँ, यह आपको पूछना चाहिए। ईयरफोन में जोर से सांस लेना। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपको बिक्री प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है, न कि कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में? लगता है आपके केपीआई बदल गए हैं, अंजलि ने चिढ़ाया। नताशा और उसकी अपनी चिंता एक मुस्कुराहट में बदल गई। मिड लाइफ क्राइसिस। मेरे दोस्त, तुम मुझे बताओ। नताशा वाक्य बीच में ही रुक गई और कहा, हे भगवान अंजलि, वो थीम सॉन्ग, मैं इसे सदियों के बाद सुन रहा हूँ। सिड अभी भी फ्रेंड्स देखता है। वो सिड के बारे में बात करने के मूड में नहीं थी। अनाम संदेश कहीं से भी उसकी अंतरात्मा पर दस्तक दे रहा था। जानबूझकर कुछ छिपाना झूठ बोलने के समान है। आपके आसपास के लोग सच्चाई जानने के लायक है। अंजलि ने सच न बताने का फैसला किया और पूछा, नताशा, तुम क्यों जाग रही हो? पुराने राक्षस, सॉरी, नताशा ने अपनी आवाज में स्पष्ट झटके के साथ पूछा। आपने हम चारों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, नहीं? अंजलि ने पूछा और पुनः पुष्टि करने के लिए व्हाट्सएप खोला। नताशा प्रशासक थी। कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप? नताशा ने पूछा। नताशा के दौड़ने के साथ ही माइक्रोफोन में बहने वाली हवा रुक गई थी, जबकि अंजलि ने नताशा के व्हाट्सएप लॉन्च होने का इंतजार किया। उसका दिमाग पहले से ही डॉट्स कनेक्ट कर रहा था। अगर नताशा ने ग्रुप नहीं बनाया तो किसने बनाया? अंजलि, ये ग्रुप मैंने नहीं बनाया। मेरा मतलब है, मैं कैसे कर सकता हूं जब मैं भी नहीं करता? उनके नंबर है, नहीं था, मेरा मतलब है। नताशा की आवाज में थरथराहट ने अंजलि को मुश्किल से निकल लिया। ट्रैंक्विलाइजर लेने के लिए उसने खुद को कोसा। उसका दिमाग रेजे शार्प नहीं था। इससे पहले कि वो अपना सिर साफ करने की कोशिश कर पाती, नताशा ने अजीब पाठ और ओबेर में पिछली रात हुई घटना का वर्णन करना शुरू कर दिया। अंजलि ने अपने अजीब पाठ के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। नताशा को जानने के बाद उसकी चिंता में बड़ी आग जलाने का कोई कारण नहीं था। एक समय में एक ही कदम। क्या आपका फोन हैक हो सकता है? अंजलि ने पूछा। समझ में आता है। मैंने वास्तव में कल रात टीम कॉल टाइमिंग नहीं बदली, लेकिन ये भी बदल दिया गया था, और टैक्सी ऐप पर मेरे घर का पता भी बदल दिया गया था। लेकिन एक हैकर वियर और मरे हो से बात करने के बारे में क्यों जिक्र करेगा, जब तक कि यह हम में से एक नहीं था? नताशा सोचने के लिए एक पल के लिए रुकी, और फिर वे दोनों एक पर पहुंचे। नाम, लगभग तुरंत, डिम्पल। उन्होंने कुछ पुरानी और खूबसूरत यादों को जगाते हुए एक स्वर में कहा। एक जैसा सोचने और एक दूसरे के वाक्यों को पूरा करने का। अंजलि को इस कॉल में उन सभी को खींचने और नए सिरे से शुरुआत करने की तीव्र आवश्यकता थी। वो जानती थी कि उनके बीच के वर्षों को पिघलाने के लिए केवल एक कॉल की आवश्यकता होगी। शायद डिम्पल भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। डिम्पल लाने वाली आखिरी व्यक्ति होंगी। कोठरी से बाहर मर गया, नताशा ने कहा और अंजलि को वास्तविकता में वापस ले आई। उनमें से किसी ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो रात उन्हीं के भीतर छिपी थी, लकड़ी के एक टुकड़े की तरह। और इन सभी वर्षों के लिए वे चारों सावधान रहे कि इसे स्पर्श न करें। रिया बनर्जी, मालाबार हिल्स, मुंबई। रिया भोर में उठी, अपने फोन की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए। उसकी मांसपेशियों की याददाश्त ने उसे फिर से हरा दिया। उसकी अंगुलियों ने उसके दिमाग में पंजीकरण करने से बहुत पहले ही मेल ऐप लॉन्च कर दिया था। जिस तरह से पाक में वरिष्ठ नागरिक हर सुबह ऑक्सीजन लेते हैं, उसे अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करते हुए उन्होंने इसे खारिज कर दिया, और दिन शुरू हो गया है। अस्वीकरण के साथ वो अपने हाथ में भाप से भरी कॉफी के मग के साथ अपनी लेखन डेस्क पर चली गई। लिखने का उनका संकल्प एक साथ आने से पहले ही बिखरने की करार पर था। यह स्पष्ट रूप से लेखक का ब्लॉक नहीं था, यह असफलता थी। अंधेरा और निराशाजनक विफलता, और असफलता का एक ही इलाज है सफलता। तो इसे घटित करें। धिक्कार है। रिया ने अपनी रीढ़ सीधी की और एक क्लिक से सभी रिजेक्शन मेल बना लिए। साहित्यिक एजेंट गायब हो जाते हैं। वे उसके मेलबॉक्स से गिर गए और उसके पेट के गड्ढे में बस गए, जैसे एक डूबता हुआ सिक्का शांत नदी की गहराई में अपना स्थान खोज रहा हो। अभी भी वहां अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। रिया की पहली किताब वास्तव में सफल नहीं थी, लेकिन उसका सपना एक तार्किक होने का था। लेखन में कर यही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने उन्हें इस अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ने से रोक रखा था। उसने अपनी पहली काम छोड़ने की सालगिरह पहले ही मना ली थी, और उसके बैंक बैलेंस में संख्या तेजी से गिर रही थी। उनकी पहली पुस्तक को सफल बनाने के लिए विपणन के सभी प्रयासों ने उनके समय और धन को स्पंज की तरह निगल लिया था। और अब, एक वर्ष के बाद, उत्साह समाप्त हो रहा था। उसे बिलों का भुगतान भी करना पड़ता था, जिसमें उसका लेखन उसकी मदद नहीं कर सकता था। अभी तक नहीं। रिया को इसे बड़ा बनाना था या छोड़ना था, जल्दी। 2 हफ्ते पहले वो हार मानने के इतनी करीब थी जब उसके उर्वर दिमाग को झटका लगा। सोने की खान। कहानी का विचार रातों रात फली के अंकुर की तरह बढ़ गया, और जल्द ही वो शीर्ष पर इंतजार कर रहे जानवर की परवाह किए बिना ऊंचाइयों को छू रही थी। आज फिर साहित्यिक एजेंटों की अस्वीकृति ने ठीक संतुलन नहीं बिगाड़ा था।
उसके लचीलेपन और निराशा के बीच रिया की भाप से भरी कॉफी बर्फीली ठंडी हो गई थी, लेकिन उसके हाथों ने टाइप करना बंद नहीं किया, तब तक नहीं जब तक कि उसका शुगर लेवल उस बिंदु तक नहीं गिर गया जहां उसने जो कुछ भी लिखा वो बकवास जैसा लगता था। फिर वो खड़ी हुई और ब्रेड पर मक्खन लगाकर एक ठंडा सैंडविच बनाया। दो परतों के बीच नमकीन का छिड़काव घंटों लिखने के बाद के नाश्ते के लिए काफी लुभा रहा था। किसी भी प्रकार का भोजन जो उसे जीवित रख सके वो दावत थी। अपने दोस्तों और सहकर्मियों के विपरीत उसे अपने परिवार के लिए भोजन की योजना बनाने के लिए भोजन पिरामिड से प्रोटीन, कार्ब्स और वसा को संतुलित नहीं करना पड़ा, और अपनी कमर को पतला रखने की उसकी इच्छा ने खेल खत्म करने का फैसला करने के बाद अपना आकर्षण खो दिया था। डेटिंग का रिया अकेली थी, बेरोजगार और थोड़ा हताश। उसे ऐसा लगा था सुबह बासी रोटी का टुकड़ा चबाते हुए, जब नमकीन में मसाला उसके मुंह में विफलता के स्वाद को प्रबल नहीं कर सका, तो उसने अपने फोन का उपयोग ध्यान भटकाने के लिए किया। उसके फोन की स्क्रीन ट्विटर सूचनाओं से भरी हुई थी। ये उनके नवीनतम ट्वीट के जवाब थे जो उनके अकाउंट से भेजे गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं था। इसे भेज रहा हूं, कॉलेज के 4 दोस्त। एक मासूम वीर शरारत, लेकिन पीड़िता की मौत हो जाती है। अगली सुबह पिटवा ट्वीट ने उसके काटने पर लगभग उसका गला दबा दिया। घबराकर उसने उसमें लॉग इन किया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ट्विटर अकाउंट में ट्वीट को डिलीट कर दिया। और यह पिटवार मामला क्या था? हैशटैग पर एक क्लिक और जानकारी ने उसके पेट की गांठ खोल दी। उत्साह से उसने विवरण पढ़ा। पिटवा कई ट्विटर कार्यक्रमों में से एक था जो लेखकों को उनकी अप्रकाशित पांडुलिपियों के लिए एक एजेंट प्राप्त करने में मदद करने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने ट्वीट को लगभग डिलीट ही कर दिया था कि ट्वीट पर मौजूद 15 दिलों ने उनका ध्यान खींचा। रिया को हास्यास्पद रूप से खुशी महसूस हुई। उसके पास एक भी एजेंट से पूछताछ किए बिना 15 पांडुलिपि अनुरोध थे। देर से ही सही, वो जो सामना कर रही थी उसकी विशालता ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था और उसकी नई पांडुलिपि का उल्लेख, मतलब उसका कंप्यूटर भी हैक कर लिया गया था और भेजने के लिए कोई तैयार पांडुलिपि नहीं थी। उसके पास जो कुछ था वो आंशिक था। उस रात का ब्यौरा लेकिन किसी ने पढ़ा था कि वो गुप्त रूप से क्या लिख रही थी और अपने ट्विटर अकाउंट का उपयोग करके पिच को साझा किया था। इन सबसे ऊपर उसके पास 15 आंशिक पांडुलिपि अनुरोध थे। एक ऐसा कार्य जो उसकी अंतहीन पूछताछ में उसकी अन्य पूर्ण पांडुलिपि के साथ हासिल नहीं किया था। हो सकता है कि मेरा अकाउंट अच्छे के लिए हैक कर लिया गया हो। उस रात ने एक बार उसकी जिंदगी बदल दी थी। यह उसके जीवन को फिर से बदलने वाला था। केवल अगर राक्षसों को जगाना एक शुभ शुरुआत माना जाता था। रिया ने ट्विटर ऐप छोड़ दिया और अभी भी इसके बारे में सोच रही थी कि नया कब आया। व्हाट्सएप ग्रुप नोटिफिकेशन ने उसकी आंख पकड़ ली। उसकी दुनिया में फिर से छा गया। ये केवल उसके अपने मन से कहानी गढ़ने का मामला नहीं था। व्हाट्सएप ग्रुप उनके ट्वीट की तरह ही वास्तविक था और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। केवल अगर उस रात के बारे में गुप्त रूप से लिखना छूट गया था। डिम्पल डिसूजा, 38 सिटी अपार्टमेंट, न्यूयॉर्क। डिम्पल ने मुड़कर देखा कि उसकी रसोई में एक लंबे बालों वाली लड़की एक फटी हुई सफेद पोशाक में है। मैं द रिंग से सदाको हूँ। कूल, नो? उसकी किशोर बेटी जेनिस ने पूछा। सफेद श्रृंगार की एक परत के माध्यम से डिम्पल ने उस अपशब्द को वापस निकल लिया जो उसके होठों से लगभग निकल चुका था। उसने एक फीकी मुस्कान बिखेरी और पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? दरवाजे से 12 वर्षीय हारून ने प्लास्टिक का चाकू लहराया। वह था काली टी शर्ट और गहरे रंग की जीन्स पहने हुए, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। चाकू के अलावा उसका एकमात्र सहारा स्क्रीम मास्क था। यहीं से हारून की कल्पना शुरू हुई और साल दर साल खत्म हो गया। तुम थोड़े और रचनात्मक हो सकते हो हारून, ये चोट नहीं करेगा, जेनिस ने कहा। डिम्पल ने अपने किशोर बच्चों की कला को नजरअंदाज किया, अपना फोन चेक किया एक बार फिर से और उन्हें पार्टी में ले जाने के लिए निकल पड़े। वो हेलोवीन उत्साही नहीं थी, फिर भी उसने अपने लिए एक छोटी लाल लेस वाली पोशाक चुनी थी। जेनिस ने लाल सींगों के साथ एक शैतान के हेडबैंड को जोड़ने पर जोर दिया, शीर्ष पर थोड़ा सा। लेकिन डिम्पल के लिए अपनी बेटी को परेशान किए बिना पार्टी से बाहर निकलने का एकमात्र टिकट था, एक परियोजना जिसे हर हफ्ते अधिक प्रयास की आवश्यकता थी। उसने कार खड़ी की और खुद को पीछे देखने वाले शीशे में एक त्वरित नजर दी। आदत से बाहर उसने अपनी ड्रेस के हेम को अपने घुटनों की ओर खींच लिया। जब भी वो किसी अपरिचित सामाजिक समूह के पास जाती थी तो उसके अंदर आत्मविश्वास की लहर दौड़ जाती थी। उसने जेनिस पर नकली मुस्कान बिखेरी और दरवाजे की घंटी बजाई। एक महिला ने कपड़े पहने च्वेल पोशाक ने दरवाजे का जवाब दिया। डिम्पल ने मेजबान को धन्यवाद दिया और उसे होममेड विच फिंगर कुकीज का एक बॉक्स दिया। इस साल जेनिस ने उन्हें लुक दिया था, रास्पबेरी सिरप के साथ बादाम के नाखूनों को धुंधला करके अधिक यथार्थवादी। क्षमा करें, मेरे पास एक कार्य कॉल है, मैं उन्हें लेने के लिए कुछ घंटों में वापस आऊंगा। आशा है कि यह ठीक है, उसने मेजबान से पूछा और जेनिस को अपनी आंखें घुमाते हुए पकड़ा। बेशक जेनिस को पता था कि यह सिर्फ उसकी मां थी जो फिर से बाहर निकल रही थी, लेकिन आज रात डिम्पल ने उसके बाहर निकलने के बारे में विनम्र होने की जहमत नहीं उठाई। वो घंटों तक सामान्य होने का ढोंग करती रही, कुछ और संभव नहीं था। आज सुबह नताशा द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप ने उसका मन बदल दिया था। एक सोना कमरे में खिड़कियों पर धुंध छाने वाली घबराहट का एक कुतरने वाला भाव हर गतिविधि और ध्वनि को भय से धुंधला कर देता है। डिम्पल ने कार पार्क की और कॉफी हाउस में प्रवेश किया जो उतना ही उत्सवपूर्ण था। उसका पहनावा, उसने फैंसी हेलोवीन कुकीज का विरोध किया, एक ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दिया और अपना फोन अनलॉक कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई ट्रैक्शन नहीं था। वह बातचीत शुरू करने या समूह छोड़ने के बीच हिचकिचाया, लेकिन कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं था। इससे पहले कि उसका दिमाग कांटों की टोकरी में बदल पाता, उसने फोन को अपने बैग में फेंक दिया, जिससे सोच दर्दनाक हो गई। उसके बैग में लिफाफा एक आसान व्याकुलता का काम करता था, एक प्रस्ताव पत्र। उसके सबसे तेजी से बढ़ते ग्राहक के साथ पूर्णकालिक स्थिति का विरोध करना कठिन था। ऐसा ही था पैसा, लेकिन वो जानती थी कि समीर क्या कहेगा, बल्कि कहेगा नहीं। यदि आप शो को अपने दम पर चलाना चाहते हैं तो आप जो चाहे कर सकते हैं। समीर न तो व्यवहारिक पिता थे और न ही उनकी पिता बनने की कोई योजना थी। उसने अपने साथियों द्वारा कमाए गए धन से दोगुना पैसा कमाया ताकि अपने खाली समय में वो खेल या समाचारों का अनुसरण कर सके। डिशवॉशर में बर्तन लोड करना या बच्चों की निगरानी करना उसे पसंद नहीं था कि वो अपनी शाम कैसे बिताए, इसलिए उसने सब कुछ उस पर छोड़ दिया। हालांकि समीर ने कभी भी डिम्पल को नौकरी करने से नहीं रोका था। ये
उसके द्वारा ठीक था अगर वो घर के सभी कामों को आउटसोर्स कर सकती थी या गंदे कपड़े धोने से भरे बैग और रसोई में एक गंदा काउंटर टॉप के साथ रहने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकती थी। असाइनमेंट आधारित फ्रीलांस जॉब ने उनके लिए काम किया अगर उसने अपने दिन की योजना बनाए। ठीक है, उसके पास बाथरूम के फर्श को साफ करने, अपने बच्चों के लिए एक हेलीकॉप्टर मां बनने और अभी भी अपने रचनात्मक रस बहने का समय था। उसके पास हमेशा ग्राहकों की एक स्थिर सूची होती थी और उसके दिन भरे रहने के लिए पर्याप्त काम होता था। लेकिन कभी कभी इस तरह के एक प्रस्ताव ने उन्हें पूरे समय काम न करने के अपने फैसले पर पछतावा किया। झुंझलाहट के साथ उसने प्रस्ताव को वापस अपने बैग में धकेल दिया। वह नहीं थी अभी तक तैयार, मुझे कभी भी नहीं होगा। वो चाहती थी कि उसे भी उसी कपड़े से काटा जाए जिस कपड़े से उसके कॉलेज के दोस्तों ने काटा था। अंजलि। नताशा पहले से ही लंदन में सबसे तेजी से बढ़ती परामर्श फर्मों में से एक में भागीदार थी। नताशा एक बहुराष्ट्रीय निगम के लिए एशिया पैसिफिक बिक्री टीम का नेतृत्व कर रही थी और रिया ने अपने उत्कृष्ट लेखन से प्रसिद्धि पाने के लिए अन्य दो को पीछे छोड़ दिया था। मैं अकेला अंडर परफॉर्मर हूँ। एक नए टेक्स्ट मैसेज ने उसके अनियंत्रित काले विचारों को दूर धकेल दिया से था। हारून, माँ कृपया मुझे उठाओ, ये पार्टी मजेदार नहीं है। उसने जवाब दिया, ठीक है जाने मन, बाहर रुको। वो उससे पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, पहले स्थान पर जाने पर जोर दिया। वो हमेशा वो होने का नाटक क्यों करता था जो वो नहीं था। उसके सवाल एक एपिफेनी की तरह लग रहे थे। अचानक उसे वो बुरा नहीं लग रहा था। ऑफर लेटर को दूर रखने के बारे में यह उसे बाद में परेशान करेगा, लेकिन सबसे अप्रिय तरीके से नहीं। एक मीठा पछतावा। 1 घंटे बाद जेनिस ने डिम्पल को संदेश भेजा, माँ लगभग हो गया, आप प्रारंभ कर सकते हैं। अभी हम एम्मा के पिछवाड़े में हैं, शाम का आखिरी खेल खेल रहे हैं। कम से कम अंतिम गेम के लिए स्कैरेडी हारून को साथ लाएं। वो जानती थी कि हारून जाना नहीं चाहेगा। वो पहले से ही अपने पजामे में था। तुम्हारी बहन को लेने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं। वो अपने कंधे पर हाथ रखकर चिल्लाए। घर पर ताला लगा दिया। जब एम्मा की डोरबेल का जवाब नहीं दिया गया तो डिम्पल इधर उधर घूमने लगी घर की तरफ। यह उसे पिच अंधेरे पिछवाड़े में ले गया। वो मुश्किल से एक पैर दूसरे के सामने रख पाती थी और भयानक चुप्पी भी मदद नहीं कर रही थी। क्या वास्तव में यहाँ कोई था और रोशनी क्यों बंद थी? उसने एक मोमबत्ती का एक छोटा सा प्रभामंडल देखा और खुद को एक डरावना खेल के दौर के लिए तैयार किया। इससे पहले कि वो खुद को जो कुछ देख रही थी उस पर केंद्रित कर पाती, आवाजें एक स्वर में टूट गईं। गगनभेदी सन्नाटा हवा में लटक रहा है। यदि कोई पवित्र आत्मा गुजर रही हो तो कृपया अपनी उपस्थिति की घोषणा करें। यह नहीं हो सकता। डिम्पल ओइजा के खेल की ओर चल पड़ी। डर की एक भनभनाहट चारों ओर दौड़ रही थी। उसके जैसे ही वो तेज आवाजों के पास पहुंची उसने जेनिस के हाथ को देखा। ओइजा। डिम्पल लगभग अपनी त्वचा से बाहर कूद गई। जेनिस चलो चलते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। कई चिड़चिड़े दिखने वाले किशोर उस उबाऊ वयस्क की ओर आकर्षित हुए। एक और प्रयास माँ, जेनिस ने विनती की। हारून अकेला है क्या हम? उसने दांत पीसते हुए कहा, टग ऑन के साथ। जेनिस का कंधा उसने अपनी बेटी को खेल से दूर कर दिया। जेनिस के दोस्त निराशा में करा उठे। डिम्पल उनके बाहर निकलने को बेहतर तरीके से संभाल सकती थी, लेकिन डर ने उसे विकृत कर दिया था। सोच, यह अपराध बोध था या व्हाट्सएप ग्रुप का गठन। ये सौभाग्य की बात थी कि उसने जेनिस को आज रात ओइजा का खेल खेलने से रोक दिया था। वो चाहती थी कि 20 साल पहले उसने खुद भी ऐसा ही किया होता। जैसे ही वे चले गए, जेनिस ने उससे फिर कभी बात न करने की शपथ ली। डिम्पल ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में कुछ जगा हुआ है, डर। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीडियो फॉर हेल्प।